हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका टॉपिक आज करवाने जा रहा हूँ। कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की ये 4th वीडियो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इस वीडियो का। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक आपको स्टार्ट कराऊँ, आपको एक बार बात याद दिला देना चाहता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। In macroeconomics, consumption expenditure refers to aggregate consumption expenditure। मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर हमने कंजम्पशन पे किया है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। These are broadly classified as households, the government, the non-profit private institutions like NGOs and temples। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस का, इन सभी इकोनॉमिक्स एजेंट का जो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर उसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। तो हाउस होल्ड तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स खरीदते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेज, फॉर मिड डे मील स्कीम्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एटसेट्रा। ये इन जगह पे खर्चा करते हैं। तीसरा, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी, ये चैरिटी के पर्पज से करते हैं। तो ये तीनों जो हैं हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स किसी ना किसी रूप में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो उन सभी के टोटल का, इनको टोटल को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो व्हेन वी ऐड अप द एक्सपेंडिचर, इन सबके एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, वी गेट एन एस्टीमेट ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। हमें एक एस्टीमेट मिल जाता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इकोनॉमी में कितना हुआ है। ठीक है जी। तो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का टोटल का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। आपकी कैपिटल में जितना स्टॉक इंक्रीज हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीजेज स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, दैट इंक्रीजेज स्टॉक ऑफ कैपिटल। From the viewpoint of the economy as a whole, investment refers to total production of capital goods. Investment refers to total production of capital goods during an accounting year. As noted earlier, these goods may be used either for the replacement, जहाँ तो पुरानी फिक्स्ड एसेट्स को चेंज करने के लिए होता है, या नए आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक में नई मशीन को, नई फिक्स्ड एसेट को ऐड करने में, ताकि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। ठीक है जी, समझ लगी मेरी बात? चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में आपने कितनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदी हैं, ठीक है, कितना स्टॉक उसका बढ़ाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। इसे जितना आप इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में करते जाओगे उतना आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। उसके बाद हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ। जितनी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी आपकी आउटपुट बढ़ेगी, और जितनी आउटपुट बढ़ेगी उतनी आपकी जीडीपी बढ़ती जाएगी, जिससे ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। चलिए, दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब जो स्टॉक होता है, गुड्स होती हैं, उसमें वो फिनिश गुड्स होती हैं, सेमी फिनिश जो अभी पूरी तरह नहीं बनी, जिसको हम WIP भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। अभी आधा माल तैयार है, आधा माल पूरी तरह वो तैयार नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी अभी उस पर होनी रहती है। और तीसरा रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है, तो इन सबको हम स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? इसमें सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस है, इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर्स। सप्लाई नहीं रुकती, ना ही रुकनी चाहिए इनपुट्स की
ठीक है जी। और प्रोड्यूसर्स को अपना रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए उनको माल तैयार करके फिक्स्ड गुड्स के रूप में भी रखना पड़ता है और कच्चा माल भी अवेलेबल रखना पड़ता है। बिकॉज with enough stock of the raw material the producers can avoid day to day purchasing from the market, because कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिसका डे टू डे बेसिस पे रेट चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है जी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रोज रोज थोड़ा थोड़ा लाने से बेटर है कि इकट्ठा एक टाइम पे ले आओ, वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड एसेट्स। फॉर्मूला फॉर फिक्स्ड एसेट या इन्वेंट्री, बेटा ये मैंने जानबूझ के अलग किया है क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो फॉर्मूला वही रहेगा चाहे वो एसेट का हो या इन्वेंट्री का हो। इसमें क्या करेंगे, स्टॉक एट द एंड, स्टॉक ऑफ द एंड एट द एंड, उसमें माइनस कर देंगे स्टॉक एट द बिगनिंग। उसमें क्या कर देंगे, स्टॉक इन द बिगनिंग, तो जो चेंज आएगा इंक्रीज या डिक्रीज उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो अब जैसे मैंने ये लिख के रखा हुआ है एग्जाम्पल के आपको समझाने के लिए, मैं आपको भी क्लियर करता हूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब, मान लो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है। आपने क्या खरीदा बेटे, प्लांट एंड मशीनरी के स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, मशीन शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीन में हम क्या करेंगे, मान लो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग स्टॉक जो ईयर ख़त्म होने पे है 31/3/2022 पे, मान लो वो 1.5 लाख रुपए का है। तो अगर इसमें लेस क्या करेंगे, ओपनिंग मान लो 1/4/21 का वो 1 लाख का था, तो हमारे पास स्टॉक कितना बढ़ गया, 50,000 का, ठीक है। तो ये आ गया इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और दूसरा, यदि क्लोजिंग आपके पास 1,50,000 का है और ओपनिंग आपके पास यदि 2 लाख का था, तो ये आपका आ गया 50,000 का नेगेटिव, ठीक है। और ये आ जाएगा डिक्रीज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके बेटा, चलो अब दूसरी तरीके से अगर हम इसकी बात करेंगे कि स्टॉक में मैं रॉ मटेरियल भी ले सकता हूँ, WIP वर्क इन प्रोग्रेस प्लस FG तीनों आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है इसका 31/3/22 का, मान लो 80,000 है, ठीक है। लेस क्या करेंगे, ओपनिंग 1/4/21 का, ये 60,000 है। तो इसका मतलब बड़ा कितना हमारा स्टॉक, कितना बड़ा, 20,000। तो ये आ गया इंक्रीज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। ओके, इसलिए मैंने इसको अलग से करके दिया था। और मान लो अगर क्लोजिंग आपका 31/3/22 को 80,000 ही है और ओपनिंग आपका कितना था, लेस क्या करेंगे, ओपनिंग 1 लाख का था, ये 80,000 लिया ना मैंने, हाँ 80,000, और ओपनिंग 1 लाख था हमारे पास, तो ये नेगेटिव का 20,000 आ गया, ये आएगा डिक्रीज में, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, डिक्रीज में आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझ लगी आपको, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इसको आप एक बार अंडरस्टैंड करिए कूल माइंड से, कोई दिक्कत है तो स्लो करके पॉज करके एक बार देखिए, मैं आपको अगला टॉपिक कराता हूँ। समझ लग गया स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं। आप इससे आराम से बैठ के अपने नोट्स बना सकते हो, स्लो करके, पॉज करके, जिस तरीके से भी आप चाहो आप इसके नोट्स बना सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की और नेट इन्वेस्टमेंट की। इट इंक्लूड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज द ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, ठीक है जी। ओके, तो दूसरा अगला क्या है, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द न्यू एसेट्स ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद है इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट ही यहाँ होती है, एंड इट डज नॉट इंक्लूड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। और तीसरा पॉइंट है इट डजंट शो
नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, इट डजंट शो नेट एडिशन, इसमें नेट एडिशन नहीं होता, इट शोज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ठीक है, समझ लगी मेरी बात। ये था हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर हम दूसरा बात करें कि नेट इन्वेस्टमेंट में हम इसको डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दें तो वो आपका ग्रॉस बन सकता है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले लिख के बताऊं आपको, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या कह सकते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट यदि हमारे पास है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, आपको क्या करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, ये आपका क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे, चलिए। ठीक है बेटा, ये आपको समझ लग गया ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सो आपका इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। जहाँ तो नई खरीदने पे और दूसरी अगर पुरानी आपको रिप्लेस करी है कोई एसेट, उसको ऐड करने से वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। और इसमें सिर्फ नई इन्वेस्टमेंट आने को ही हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, वाइल फिक्स्ड एसेट्स आर इन यूज, जब हमारी फिक्स्ड एसेट यूज हो रही हैं ठीक है जी, जब हमारी फिक्स्ड एसेट क्या होती हैं, यूज हो रही हैं, दे गो डाउन बाय वैल्यू इन वैल्यू ओइंग टू, और उनकी वैल्यू कम होती रहती है बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टेयर, मामूली जो रेगुलर उसकी वियर एंड टेयर होनी है, जिसको हम बोलते हैं कि वो ये तो आना ही होना, जब गाड़ी चलेगी, कोई मशीन चलेगी तो उसमें मुरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, उस पर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा थोड़ा उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेजेस, इसकी वजह से भी आपकी वैल्यू उस एसेट की कम हो सकती है। दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, अब वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, नई टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है, उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड की वजह से। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है फिर, इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये लॉस है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सिंपल। ओके, सो डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट कैपिटल भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर फंड, और उसके लिए पैसा चाहिए आपको, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसा कैसे चाहिए, उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ती है, प्रोविजन फॉर फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। प्रोविजन फॉर फंड्स, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोविजन कैसे बनानी होती है। ये ऊपर वाली अगर डेफिनेशन हम छोड़ दें, चलो इधर वाला, तो मैं नीचे बताता हूँ कि प्रोविजन कैसे बनाते हैं। तो प्रोविजन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फंड। इसका मतलब क्या है, मान लो एसेट की वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन कितनी करेंगे, डेप्रिसिएशन जो होती है वो हम करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ, नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ। फॉर एग्जांपल ये 10 लाख है और उसकी लाइफ 10 ईयर है, तो 1 लाख की आपकी पर ईयर उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। और जितनी जितनी वो डेप्रिसिएट होती है उतना हर साल आपको 1 लाख रुपए के बराबर का फंड क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, फंड टू बी क्रिएटेड बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सिमिलर अमाउंट, इसी इक्वल वैल्यू का सिमिलर अमाउंट और ऑफ इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन
हैं, सो दैट अ लार्ज अमाउंट इज क्रिएटेड आफ्टर 10 ईयर, ताकि 10 साल बाद एक लार्ज अमाउंट बन जाए, टू रिप्लेस द ओल्ड एसेट विद न्यू एसेट। ठीक है जी, 10 साल बाद ये तो हर साल 1-1 लाख करके वो तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ओल्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। बट यदि आपने हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करके उसका फंड नहीं बनाया, जितना डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो 10 साल बाद एक तो आपके पास एकदम पैसा कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जो वैल्यू मशीन की आज की डेट में 10 लाख की है, वो क्या 10 साल बाद 10 लाख की ही रहेगी, वो तो और महंगी हो जाएगी। तो अगर हर साल आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उसका कुछ ब्याज भी तो आपको मिलता जाएगा ना, तो वो फंड के रूप में आपके पास रिप्लेस करने के लिए, नई एसेट के लिए पैसा क्रिएट होता जाएगा। इसलिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फंड बनाना पड़ता है। ठीक है जी, समझ लग गया। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को समझने के लिए मैंने एक डिफरेंस के फॉर्म में टेबल बना दिया है। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से या डिमांड के चेंज होने की वजह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड। और अनएक्सपेक्टेड क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज और इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। इसको फिर क्या बोलते हैं, इसको कैपिटल लॉस बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड को। उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के इसको मैनेज किया जाता है। और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, अनएक्सपेक्टेड इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिफरेंस एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल लॉस। इन दोनों का फ़र्क क्या है, बिकॉज इसका समझना ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड से आता है, ये अनएक्सपेक्टेड से आता है। सो इट रेफर्स टू लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वाइल दे आर बीइंग यूज्ड। ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता तब है जब एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, और कैपिटल लॉस कब होता है, जब आप फिक्स्ड एसेट आर नॉट इन यूज। ठीक है, सो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का अगला पॉइंट है, इट इज लॉस ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर एंड डैमेज, एंड इट इज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक, मैंने फ्लोर लिख दिया, फ्लड है। ठीक है, क्या चीज़ है, फ्लड, बाढ़ आ जाना, फायर, आग लग जाना। ठीक है, और अर्थक्वेक भी हो सकता है। ठीक है जी, और उसके बाद इट इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, एंड इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, तो ये सिंपल डिफरेंस थे बट ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी को देख के नोट्स बना लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। बाकी टॉपिक्स मैं अगली वीडियोस में कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।